हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनजान रिश्ते, एक अनोखी प्रेम कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, इसके पहले भाग में हमने देखा था कि निशा की शादी प्रेम के साथ फिक्स हो जाती है और तैयारियां काफ़ी धूमधाम से चल रही होती है। निशा और उसके पूरे परिवार वाले गुलजार गार्डन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब आगे मीरा उस पल को याद करती है जब निशा पैदा हुई थी। निशा जब मीरा को रोते हुए देखती है तो बोलती है, अम्मा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मीरा कहती है, बिटिया जब विदा होती है तो माँ के कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। मुझे आज भी याद है तू बचपन में कितनी शरारत करती थी। इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि तुझे आज ससुराल भेजना पड़ रहा है। निशा पूछती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों लड़कियों को ही अपना घर छोड़ना पड़ता है? जहाँ वह बचपन में खेली बड़ी हुई हो वहीं से उनके माँ बाप विदा कर देते हैं। मीरा बोलती है, दुनिया की यही रीत है, औरत का कोई घर नहीं होता। बाप के घर रहती है तो बाप के नाम से जानी जाती है, पति के घर पहुँचती है तो पति के नाम से जानी जाती है। बाप का घर उसका घर होता है, शादी के बाद पति का घर उसका घर होता है। निशा कहती है, यह कैसा रिवाज है? क्या लड़की की कोई पहचान नहीं है? मीरा बोलती है, यह बड़ी बातें तू अपने पास रख और जल्दी से तैयार हो जा। तभी मीरा की नंद आ जाती है और वो बोलती है, भाभी मैंने सारा सामान रख दिया है, आकर देख लो, कुछ भूल तो नहीं गई आप? ठीक से रखवा लो। और निशा से कहती है, बिटिया जल्दी तैयार हो जाओ, अपनी शादी का जोड़ा और श्रृंगार का सारा सामान रख लेना, कुछ कमी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी फूफा या भैया से मंगवा देती हूँ। निशा कहती है, बुआ सब कुछ है, और रोते हुए बुआ से लिपट जाती है। बुआ कहती है, नहीं बिटिया रो मत, अब तुम नए घर पर जा रही हो, तुम्हें नए लोग मिलेंगे, कई बातें होंगी, नए रीति रिवाज होंगे, इन सबको एक सूत्र में बांध के रखना, एक परिवार बनाकर रखना। अगर तुम सबको एक सूत्र में बांध के रखोगी तो एक अच्छी बहू कहलाओगी। अगर कोई कुछ कहे तो चुपचाप सुन लेना, उलट कर जवाब मत देना। निशा बोलती है, ऐसा क्यों बुआ? कोई मेरे परिवार के बारे में या मेरे अम्मा बाबूजी के बारे में कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। बुआ ने गाल पर हल्के से प्यार से चूमा और बोली, मेरी पागल भतीजी, चलो अच्छा जल्दी करो, टाइम हो रहा है। इधर राघव का फ़ोन आता है। वह निशा से कहता है, तुम तैयार हो गई? निशा बोलती है, हम लोग निकल रहे हैं। राघव कहता है, ब्यूटी पार्लर वाली तुमको मैरिज हॉल में मिलेगी, उसका अभी मेरे पास फ़ोन आया था। निशा बोलती है, ठीक है। राघव कहता है, ज़रा आई लव यू तो कहो। तभी निशा बोलती है, अभी नहीं, शादी के बाद। फिर राघव हंसने लगता है और खुशी खुशी सब लोग मैरिज हॉल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव गाड़ी भेज देता है, सब लोग उसी गाड़ी में निकलते हैं। रघुनाथ राघव के पापा को फ़ोन करता है कि हम लोग हॉल के लिए निकल रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? राघव के पापा बोलते हैं, बस हम भी निकल रहे हैं, सुबह के 3 बजे का शादी का मुहूर्त है, ऐसा पंडित जी ने कहा है, तब तक हम अपना घरेलू रीति रिवाज पूरा कर लेंगे। रघुनाथ कहता है, ठीक है, आप लोग आ जाइए। इधर मुंबई से प्रेम का परिवार लखनऊ के लिए रवाना होता है। प्रेम कहता है, 12 बजे तक आप लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे, सीधे आप लोग हवेली जाएंगे, वहां सारी तैयारियां हो चुकी है, मैंने सब तैयारी करवा दी है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रेम का परिवार लखनऊ पहुंच जाता है। प्रेम की दादी और बड़ी माँ, उसकी दोनों बहन हवेली देखते हैं तो देखती रह जाती है। प्रेम ने इतना सुंदर सजवा दिया था, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने कैसे किया। इधर प्रिया का परिवार आ जाता है। पापा मम्मी हवेली को देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी सुंदर है हवेली। हवेली लाइट से जगमगा रही थी, छोटे छोटे बल्ब पूरी हवेली में जगमगा रहे थे। जब अंदर गए तो देखा तो अंदर और खूबसूरती से सजा है, चारों तरफ फूल ही फूल लगे हैं, छोटे छोटे बल्ब इधर उधर जगमग जगमग हो रहे थे। सब कुछ कायदे से लगा हुआ है, टेबल कुर्सी बहुत अच्छे से सजे हुए हैं, 20-25 नौकर लगे हुए हैं जो सारा काम संभाल रहे हैं। दादी नौकर से पूछती है, किचन किधर है?
वह किचन दिखाते हैं। किचन में 5 औरतें खाने पीने का इंतजाम कर रही थी। दादी इनसे उनकी जात पूछती है। वह सब कहती हैं हम ब्राह्मण हैं। दादी खुश हो जाती है और कहती है खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल मत डालना, मसाला भी ज़्यादा यूज़ मत करना। खाना जितना सादा होगा उतना सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वह लोग सिर हिलाकर हाँ बोलते हैं। दादी बोलती है बच्चों तुम अपना अपना कमरा चुन लो, जिसको जो कमरा पसंद हो उसमें अपना सामान रख लो। प्रिया के पापा मम्मी से कहती है आप ऊपर वाले कमरे में चले जाइए। प्रिया से कहती है बेटा तुम भी अपना कमरा पसंद करके उसमें अपना सामान रख लो, अभी ब्यूटी पार्लर वाली आएंगी तो तुम्हारा मेकअप होगा। यह सब करते शाम के 6 बज जाते हैं। दादी बोलती हैं 3 बजे का मुहूर्त है, इसलिए सब लोग थोड़ा आराम कर सकते हो। तभी सब लोग नाश्ता करके थोड़ा आराम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर में प्रेम का फ़ोन आता है। वह कहता है मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा, मेरी फ़्लाइट 10 बजे की है। बड़ी माँ बोलती हैं ठीक है जल्दी से आने की कोशिश करो। प्रेम कहता है ओके और फ़ोन रख देता है। उधर निशा और निशा का परिवार गुजराल हॉल में आ जाते हैं। निशा हॉल देखकर हैरान रह जाती है। राघव ने इतना पैसा उसके लिए फूंका है, राघव का बहुत एहसान मानती है। मीरा बोलती है रावी और निशा एक कमरे में हो जाओ, क्योंकि अभी ब्यूटी पार्लर वाली आएगी, उसी के साथ रहना होगा। रावी हाँ बोलती है। राघव और उसका परिवार गाड़ी में गुलजार गार्डन से निकलता है। राघव की माँ मीरा को फ़ोन करके कहती है मैंने राघव की शेरवानी और पगड़ी और अपने लोगों के कपड़े भी भिजवा दिए हैं, आप देख लेना और हमारे कमरे में रखवा देना। हम लोग समय से पहुंच जाएंगे। यहाँ रिश्तेदारों को पहले भेजना है। राघव के रिश्तेदार सब लोग गुलजार गार्डन में पहुंच जाते हैं। मीरा के भी रिश्तेदार सब पहुंच जाते हैं। दोनों परिवार के रिश्तेदार हॉल में पहुंच जाते हैं। हॉल में खूब चहल पहल थी, लोग खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए थे। उधर मीरा फ़ोन करती है आपका आदमी सामान दे गया है और हमने सब कपड़े एक कमरे में रखवा कर इसमें ताला लगा दिया है, आप लोग कितनी देर में आओगे। राघव की माँ बोलती है हम लोग निकल गए हैं, बस 1 घंटे में पहुँचते हैं। थोड़ी देर हो गई थी। राघव थोड़ा गाड़ी फास्ट चलवा रहा था, तभी राघव का ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें एक लड़की उसकी कार के नीचे आ जाती है। खूब भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब लोग शोर मचाने लगते हैं। मजबूरी में राघव को कार से उतरना पड़ता है तो देखता है लड़की खून से लथपथ है। राघव उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है यह पुलिस केस है, पहले पुलिस को फ़ोन करो तब मैं इस लड़की को हाथ लगाऊंगा। राघव पुलिस को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सारी कार्रवाई करती है। राघव बताता है कैसे लड़की गाड़ी के सामने आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर पुलिस वाला बोलता है जब तक लड़की को होश नहीं आ जाता तब तक तुम लोग हॉस्पिटल में रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। राघव बोलता है अरे सर मेरी शादी है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्टर बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, यह कानूनी कार्रवाई है। राघव कहता है मैं कचहरी में पेशकार हूँ, आपका भी केस मेरी कचहरी में आता है, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं गलत होता तो मैं आपको फ़ोन क्यों करता, पर इंस्पेक्टर तो उसकी कुछ नहीं सुनता है। मैं भी कानून के हाथ मजबूर हूँ। राघव की माँ प्रभा देवी मीरा को फ़ोन करती हैं यह बोलती हैं हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, आप चिंता मत करना, हम जल्दी आते हैं। मीरा पूछती है क्या बात हो गई, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। वह बोलती है थोड़ी समस्या है, सुलझा कर आते हैं। पर मीरा पूछती है तो नहीं बताते, क्या हो गया है। मीरा थोड़ा सोचने लगती है क्या बात हो गई जो ये लोग नहीं आ पा रहे हैं। उधर निशा को ब्यूटी पार्लर वाली तैयार कर देती हैं। निशा बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई परियों की रानी हो। सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। मीरा अपनी बेटी को काला टीका लगाती है, मेरी बेटी को नज़र ना लगे। मीरा रावी से बोलती है कि निशा को कमरे में ले जाओ। रावी निशा को कमरे में ले जाती है। मीरा को बहुत चिंता हो रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और मुहूर्त का टाइम आ रहा था। रात के 2 बज रहे थे। 3 बजे शादी का मुहूर्त था। इधर प्रेम एयरपोर्ट से निकलता है और गाड़ी आ जाती है।
गाड़ी में बैठकर वह गुलजार हवेली जाने के लिए रवाना होता है। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर को पता था गुलजार हवेली कहाँ है। प्रेम ड्राइवर से कहता है, तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी ठीक कराओ, मैं टैक्सी लेकर गुलजार हवेली पहुंच जाता हूं। ड्राइवर बोलता है, ठीक है सर, मैं आपको टैक्सी करा देता हूं। और वह टैक्सी को बुला देता है और उससे कहता है, सर को गुलजार छोड़ दो। हवेली कहना भूल जाता है। प्रेम टैक्सी में बैठ जाता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। टैक्सी वाला बोलता है, सर आपको गुलजार गार्डन जाना है ना? हाँ भाई, इतना बोलकर वह अपने काम में बिजी हो जाता है। काम में इतना बिजी हो जाता है कि वह समझ नहीं पाता यह गुलजार गार्डन कह रहा है कि गुलजार हवेली। टैक्सी ड्राइवर उसे गुलजार गार्डन उतार देता है और कहता है, साहब जी गुलजार आ गया है। प्रेम अच्छा कहकर उतर जाता है, ड्राइवर को पैसा देता है और गुलजार गार्डन की तरफ देखता है और सोचता है, दादी माँ तो बोल रही थी गुलजार हवेली है, पर यह तो कोई मैरिज हॉल लगता है। वहाँ पर भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं तो समझ नहीं पाता यह कौन से रिश्तेदार हैं। प्रेम सोचता है, अरे दादी के यहाँ बहुत रिश्तेदार हैं, और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। प्रेम गंभीर इंसान है, कभी खुलकर नहीं सोचता था। फिर थोड़ी देर में वह सोचता है, और एक बार बड़ी माँ को फ़ोन कर लेता हूँ, पता नहीं यह लोग कहाँ होंगे। जैसे ही फ़ोन लगाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसका फ़ोन चार्ज नहीं था। प्रेम मन में कहता है, बैटरी ख़त्म हो गई, क्या करूँ, अंदर जाकर देखता हूँ। प्रेम अंदर जाता है पर उसे अपना कोई नहीं दिखाई देता। वह मन ही मन बोलता है, ना तो माँ दिखाई दे रही हैं, ना दादी, आखिर ये लोग कहाँ हैं। मन में सोचते सोचते एक कमरे के पास पहुंचता है। कमरे के पास एक आदमी खड़ा था, उससे बोलता है, यह कमरा खोलो। तो आदमी बोलता है, आप कौन हैं? तो प्रेम कहता है, मैं वही हूँ जिसकी शादी हो रही है। वह आदमी बोलता है, अच्छा आप दूल्हे राजा हैं? प्रेम कहता है, हाँ। आदमी खुश हो जाता है और उसको गले लगाकर बोलता है, अरे मैं लड़की का मामा हूँ और मुझे दीदी यहाँ खड़ा करके गई है। जो सामान आपकी मम्मी ने भेजा है वह सब इस कमरे में बंद है। प्रेम समझ जाता है शायद बड़ी माँ ने सामान भेजा है, इसलिए सब कमरे में रखा हुआ है। प्रेम समझता है बड़ी माँ ने सामान भेजा है, वह इस कमरे में बंद है। तो प्रेम कमरे के अंदर चला जाता है, कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और उनसे कहता है, मामा जी आप जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। प्रेम प्रिया के रिश्तेदारों को नहीं जानता था, इसलिए उसे लगा यह प्रिया के मामा हैं। अंदर जाकर अपना फ़ोन चार्ज में लगा देता है और वहाँ दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के गहने वगैरह सब कुछ देखता है। वह सोचता है, बड़ी माँ ने दुल्हन के गहने वगैरह यहाँ क्यों रखे? उसकी समझ में नहीं आता। फिर वह शेरवानी देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह सोचता है, मेरे लिए शेरवानी किसने पसंद की, जब वह कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, तो भी पता नहीं कौन यह शेरवानी पसंद कर लिया। उधर मीरा से उसका भाई कहता है, दूल्हे राजा आ गए हैं और कमरे में तैयार हो रहे हैं। मीरा पूछती है, क्या प्रभा बहन और दिनेश भाई साहब नहीं आए? तो वह बोलता है, मुझे नहीं मालूम, पर दूल्हे राजा आ गए हैं। मीरा चिंता में पड़ जाती है, न जाने क्या बात है। वह प्रभा को फ़ोन लगाती है पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहाँ उन लोगों ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तभी प्रभा का फ़ोन मीरा को आता है और वह कहती है, राघव आ रहा है, ज़रा लेट आएंगे, हमारे एक रिश्तेदार की बहुत तबीयत खराब है। मीरा जी आप सब संभाल लेना, भाई साहब को भी बता देना। ऐसा करके फ़ोन कट कर देते हैं। मीरा को समझ में आ जाता है कि राघव आ गया है। मीरा खुश हो जाती है। वह कमरे की तरफ जाती है जहाँ प्रेम तैयार हो रहा था। मीरा दरवाज़ा खट 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 खटखटाती है। प्रेम जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, लाइट चली जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। मीरा कहती है, बेटा ये तो अंधेरा हो गया। प्रेम कहता है, मैं तैयार हो चुका हूँ। वो मीरा की आवाज़ ही नहीं पहचानता। मीरा से पूछता है, माँ कहाँ है? मीरा बोलती है, वह थोड़ी देर में आ रही हैं, उन्होंने मुझे सब संभालने को कहा है। प्रेम सोचता है कोई नौकरानी है शायद। प्रेम को मन में बार बार यही बात आ रही थी कि मेरी बहनें कहाँ हैं, सब लोग कहाँ हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मीरा कहती है, जल्दी करो, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और चेहरा भी ढक लो फूलों की लड़ियों से। शादी से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखना, ना ही दुल्हन दूल्हे का चेहरा देखेगी, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। प्रेम कहता है, ठीक है, मैं लड़ियाँ लगा लेता हूँ। वह फूलों की लड़ियाँ लगा लेता है और चेहरा ढक लेता है।
लाइट नहीं आती, अंधेरा हो जाता है। सब लोग मिलकर जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं पर जनरेटर भी नहीं जलता। फिर मोमबत्तियाँ ढेर सारी आ जाती है। वह मोमबत्तियाँ पूरे हॉल में लगा दी जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या निशा और प्रेम की शादी हो जाएगी या नहीं? राघव आएगा तो क्या होगा? क्या राघव एक्सीडेंट केस से बच पाएगा या नहीं? अगर आप ये सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।